जाकर अपनी बदबूदार जुराबों के साथ भाड़ में जाओ। सावधान, ये एक बर्फ जैसी ठंडी गर्लफ्रेंड की तरफ से चेतावनी है। जो सोचती है ठीक उसका उल्टा बोलती है। वो सच में नहीं चाहती कि तुम उसे छोड़कर जाओ। वो तो बस इसलिए जल रही है क्योंकि तुमने कल उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था। जब भी मेरी अपनी गर्लफ्रेंड से बहस होती है, मेरी आंखों के सामने ऐसे अजीब मैसेज तैरने लगते हैं। वे मुझे बताते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बिना किसी वजह के इतनी गुस्से में क्यों है। वे मुझे ये भी सिखाते हैं कि जब मेरी गर्लफ्रेंड शर्म से लाल हो जाए और मुझे जाने को कहे, तब मुझे क्या करना चाहिए। वे कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड जैसी बर्फीली सुंदरियों को गर्म करने के लिए मेरे जैसे छोटे सूरज की जरूरत होती है। शुरुआत में मुझे लगा कि यह आसमान से मिला कोई वरदान है, जब तक कि उसने मुझे बार बार दुत्कारना जारी नहीं रखा। लेकिन मैं उन मैसेजेस की बात सुनता रहा। मैं चिंगम की तरह उससे चिपका रहा। ये सिलसिला 7 साल तक लगातार चलता रहा। आखिरकार मैं थक चुका था। जब एक बार फिर उसका मुझसे झगड़ा हुआ तो उसे लगा कि हम हमेशा की तरह माफी मांगकर फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन उसने मुझे अपना सामान पैक करते हुए देखा। उसने झटके से अपना सिर उठाकर मुझे देखा और फिर ठंडे अंदाज में मुंह बनाकर हंसी। इस बार तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है। जल्दी करो, अपना ये बिखरा हुआ सामान समेटो और निकलो। सोने में मुझे परेशान मत करना। मेरा शरीर अकड़ गया, लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा। मेरे हाथों की स्पीड बढ़ गई। मैंने सूटकेस बंद किया और दरवाजा धकेलकर बाहर निकल आया। वो भी तेज कदमों से बाहर आई। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया। तभी वे शब्द मेरी आंखों के सामने फिर से चमक उठे। सब खत्म हो गया भाई। इस बार वो सच में बहुत गुस्से में है। अगर हीरो ने अब उसे नहीं मनाया तो वो उसे जिंदगी में कभी नहीं मना पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हीरो बस बालकनी में एक मूर्त की तरह खड़ा रहे। ठीक उसी पल जब मैं मुड़कर पीछे देखने की अपनी चाहत को रोक नहीं पा रहा था, तभी फोन की घंटी तीखी आवाज में बज उठी। स्क्रीन पर लियू रुयान का नाम चमका। मेरा दिल कांप उठा, लेकिन मेरे हाथ ने ईमानदारी से कॉल रिसीव करने वाला बटन दबा दिया। फोन के उस पार से लियू रुयान की आवाज बेहद ठंडी आ रही थी। नाइट स्टैंड पर रखी वो चीज, क्या तुम्हें वो अभी भी चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो मैं इसे कचरे में फेंक रही हूँ। उन शब्दों ने सीधे मेरे दिल पर चोट की। मुझे इतना दर्द हुआ कि अचानक सांस लेना भी भारी लगने लगा। लियू रुयान, उस टेबल पर रखी वो चीज हमने अपनी पहली डेट पर एक साथ बनाई थी। वो मिट्टी की पुतलियों का एक जोड़ा था। उन पुतलियों के बेस पर हमारे हाथों से उकेरे गए हमारे नाम थे, और साथ में वो दिल भी था जिसे जोड़ने की जिद उसी ने की थी। इतने सालों में चाहे हमारी कितनी भी बहस क्यों न हुई हो, उसने कभी उन 2 पुतलियों को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन अब वो इतने ठंडेपन से कह रही थी, अगर नहीं चाहिए तो मैं फेंक रही हूँ। वे मैसेज फिर से सामने आ गए। भाई, हीरोइन के कहने का असली मतलब ये था कि क्या तुम्हें अब इस चीज की भी परवाह नहीं रही? क्या तुम सच में उसे छोड़ने वाले हो? एक उलझे हुए इंसान को एक अटूट प्यार की जरूरत होती है। उन मैसेजेस को पढ़ते हुए मेरी कांपती हुई आवाज गले से बाहर निकली, तो फिर फेंक दो उसे। रुयान ने बिना एक शब्द और कहे फोन काट दिया। मैं अपना सूटकेस खींचते हुए उस सोसाइटी से बाहर निकल आया। मैंने 3 घंटे के अंदर एक अपार्टमेंट ढूंढने के लिए एक एजेंट को भारी भरकम पैसे दिए। जब तक मैं पूरी तरह से सेट हुआ, तब तक आधी रात हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेट गया, एकदम खोया हुआ, लियू रुयान के बिना 7 सालों में अपनी पहली रात बिताते हुए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में कदम रखा तो मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न था। अपनी सीट पर पहुंचते ही मैंने अपनी मेज पर स्टारबक्स का एक अमेरिकानो कॉफी का कप देखा। मैं ये पूछने के लिए पीछे मुड़ा कि ये कॉफी कहाँ से आई है। तभी मैंने लियू रुयान को अपने असिस्टेंट गिबोडा के साथ ऑफिस में आते देखा। गिबोडा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। आज मेरा जन्मदिन है, मेरी बॉस ने सबको कॉफी पिलाई है, दोपहर में डेजर्ट भी मिलेगा। जन्मदिन उसका था और पैसे लियू रुयान दे रही थी। उस पल ऑफिस की सारी नजरें मुझ पर टिक गईं। मेरी हाथ की उंगलियों के नाखून मेरी हथेली में गहराई तक गड़ गए। फिर मैंने अपनी कॉफी उठाई और उसे गिबोडा की तरफ बढ़ा दिया, जो मुझे हैरानी से देख रहा था। याद रखने के लिए शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे। गिबोडा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा और अचानक बोली, मैनेजर गु, आज आप लेट हैं। अपने काम पर ध्यान दीजिए। सिर्फ इसलिए कामचोरी मत कीजिए क्योंकि आप यहाँ हर काम करने वाले इंसान हैं। जिस तरह से उसने मुझे देखा वो बदल चुका था। उसमें मजाक उड़ाने के साथ साथ तरस का भाव मिला हुआ था। उस नजर के नीचे मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करने से रोक नहीं पाया, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मैंने खुद को लियू की आंखों में सीधे देखने के लिए मजबूर किया। मैंने कल रात ही अपने सीनियर अफसर से छुट्टी मांग ली थी। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर लियू। रुयान अपने लाल होंठ भींच लेती है। वो मुझे एक गहरी नजर से देखती है और फिर मुड़कर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही एक मेल कॉलीग जो मुझसे खार खाता था जहर उगलने लगता है। तो गुचेन, सोशल मीडिया पर तुम्हारी खुशहाल जिंदगी का वो सारा नाटक बस एक छलावा था। तुम्हारी बीवी तुम्हें रत्ती भर भाव नहीं देती, लेकिन ठीक ही है, वो अब महीने के लाखों कमाती है और तुम हर छोटे मोटे काम संभालने वाले आदमी। तुमने सच में कमाल का दांव खेला था। वो बड़े घमंड से अपनी कॉफी उठाता है और बाहर निकल जाता है। मेरे पास से गुजरते हुए वो बिना किसी झिझक के बेशर्मी से हंसता भी है। मैंने मेज पर रखी अपनी अमेरिकानो कॉफी की तरफ आंखें नीची की। अचानक मुझे एक बात याद आई।
जब मैं कंपनी में आया था तब लियू रुयान और मैं दोनों टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही थे, लेकिन कंपनी का एक साफ नियम था, संदेह से बचने के लिए एक ही डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को एक दूसरे को डेट करने की इजाजत नहीं थी। और ये सोचकर कि हम में से किसी एक को तो घर संभालना ही पड़ेगा, मैंने खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ट्रांसफर मांग लिया था। अपना ट्रांसफर हो जाने के बाद मैं काम से वक्त पर घर लौटता था और पूरे घर को एकदम करीने से सजाकर रखता था। लेकिन अब लियू रुयान की जबान पर मैं बस एक मामूली सा दफ्तरी नौकर बनकर रह गया था। मैं खामोश रहा, तभी वे शब्द मेरी आंखों के सामने फिर से चमक उठे। बड़े भाई, उसके लिए दूसरों की बुराई मत सुनो। वो लड़की तो बस सही बहाने से तुमसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में मिलने आना चाहती थी, इसीलिए उसने पूरी कंपनी को कॉफी पिलाई। जब उसने सच में अपने असिस्टेंट को जन्मदिन की बात करते सुना तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। मुझे लगता है कि वे शब्द सच ही कह रहे थे, लेकिन लियू रुयान मुझसे इतनी शर्मिंदगी भरे तरीके से मिलने के लिए इतना ड्रामा रचने के बजाय सीधे खुलेआम भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आ सकती थी। मेरे दिल से वो बेचैनी का एहसास फिर भी दूर नहीं हो रहा था। पूरी दोपहर मैं चाहकर भी दोपहर तक अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाया। तभी बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने मेरे आगे एक फाइल खिसका दी। जर्मनी वाली ब्रांच का एक मेन टेक्निकल बंदा बाकी कर्मचारियों के साथ नौकरी छोड़ गया है। तुम इस साल के प्रोग्राम्स को दोबारा ऑर्गेनाइज कर सकते हो और कमान संभालने के लिए किसी को चुन सकते हो। मेरे दिमाग में अचानक एक धमाका सा हुआ। एक विचार मेरे जहन में कौंधा और मेरे मुंह से शब्द अपने आप निकल पड़े। मैडम, मैं पहले से ही टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मैं खुद विदेश जाने के लिए ट्रांसफर के लिए तैयार हूँ। मेरे इतना कहते ही पेपे और मैं दोनों ही हैरान रह गए। इससे पहले मैंने कभी लियू रुयान को खुद से दूर करने का सपना भी नहीं देखा था, लेकिन एक बार जब ये ख्याल दिमाग में आ गया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। पेपे ने हिचकिचाते हुए मुझसे पूछा, गु चेन, इस ट्रांसफर का मतलब है कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और तुम कम से कम 5 साल तक वापस नहीं आ पाओगे। क्या तुम इस बारे में अपनी डायरेक्टर लियू से बात करना चाहोगे? मैंने सिर हिला दिया। वहां जाने की मेरी इच्छा और पक्की हो चुकी थी। नहीं, ये फैसला मैं खुद ले सकता हूँ। मैंने अपने परिवार के लिए अपने करियर का त्याग किया था। अब मेरे पास फिर से शुरुआत करने का मौका था और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। पेपे ने मेरी आंखों में एक बदलाव देखा। मुझे थोड़ी देर तक देखने के बाद उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मैं मैनेजमेंट से तुम्हारी सिफारिश करूंगी, मुझे निराश मत करना। मैंने पूरे जोर से हाँ में सिर हिला दिया। केबिन से बाहर निकलते ही मेरे सीने में अचानक एक अजीब सी उत्तेजना जाग उठी। आंखों के सामने वे शब्द एक बार फिर जगमगाने लगे। बड़े भाई को विदेश क्यों जाना पड़ रहा है? अब हीरोइन का क्या होगा? हीरोइन, जल्दी आकर मेरे बड़े भाई को मना लो, वरना तुम्हारा पति सच में हाथ से निकल जाएगा। बड़े भाई के तकिए को इस तरह भींचने से कोई फायदा नहीं होगा। इस बार मैंने उन मैसेजेस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैं बस बेताबी से अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करने में जुट गया। खुशकिस्मती से भले ही मैंने पिछले 2 सालों में अपना डिपार्टमेंट बदल लिया था, लेकिन मैंने अपने कॉलेज के दिनों की अच्छी आदतें बनाए रखी थीं। मैंने पूरे दिन खुद को काम के नीचे दबाए रखा, जब तक कि मेरे दोस्त का मैसेज नहीं आ गया। गु चेन, आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम आ सकते हो? मुझे तुरंत याद आ गया और मैंने फटाफट जवाब दे दिया। काम खत्म करके जब मैं कंपनी से बाहर निकला तो मैंने सड़क के दूसरी तरफ लियू रुयान की सिल्वर ग्रे बेंटले गाड़ी खड़ी देखी। मेरे कदम वहीं ठिठक गए। आंखों के सामने वे शब्द फिर से जगमगाने लगे। बड़े भाई, हीरोइन तुम्हें लेने आई है, बस 2 सेकंड के लिए उसकी तरफ देख लो, वो जरूर सीधे साधे बच्चों की तरह तुम्हारे पास आ जाएगी। बड़े भाई, अब तुम गुस्से में नहीं होना। एक मामूली पुतले के लिए इतनी जिद पकड़ना सही नहीं है। मैं झगड़ा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। मेरे कदम वहीं ठिठक गए। तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने गिबोडा खड़ा था। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। सॉरी मैनेजर गु, मुझे हमारी डायरेक्टर के बर्थडे का जश्न मनाने जाने की जल्दी है। मैंने आपको यहाँ देखा ही नहीं था। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। गिबोडा आगे कहता रहा, डायरेक्टर मुझे जूलियट रेस्टोरेंट ले जा रही हैं। मैंने आपके स्टेटस पर वहाँ के खाने की कुछ तस्वीरें देखी थीं। क्या आप कुछ खास डिश रिकमेंड करेंगे? उसकी बात सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया, क्योंकि जूलियट रेस्टोरेंट वही जगह थी जहाँ मैंने लियू रुयान को प्रपोज किया था और उसने हाँ कहा था। तब मैंने उससे बहुत गंभीरता से कहा था, ये हम दोनों की यादों की एक खास जगह है। अगर हम कभी अलग भी हो जाएं, तब भी तुम्हें यहाँ किसी और के साथ आने का कोई हक नहीं है। और उस वक्त उसने बहुत संजीदगी से जवाब दिया था, यहाँ कोई और कभी नहीं आएगा। मेरा दिल अचानक छलनी हो गया। एक बर्फीला ठंडापन मेरी रगों में फैल गया। मैं अभी गिबोडा की बातों से उभर भी नहीं पाया था कि लियू रुयान भागती हुई आई, लेकिन उसने मेरी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसकी काली आंखों में सिर्फ गिबोडा का अक्स झलक रहा था। वो घबरा कर उससे पूछ रही थी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? कितनी अजीब बात है ना। मैंने तो साफ साफ विदेश जाने और लियू रुयान को छोड़ने का फैसला कर लिया था। फिर भी इस नज़ारे ने मेरी आंखों में बिना किसी हिम्मत के बेबसी के आंसू ला दिए। उनके बीच तैरती उस अजीब सी नजदीकी को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं आधा कदम पीछे हटा, मुड़ा और वहां से चला गया। मेरी आंखों के सामने तैरते हुए मैसेज पागलों की तरह छटपटा रहे थे। भाई, हीरोइन के इस नाटक से गुमराह मत हो। मैंने देखा कि उसने तुम्हें धक्का दिया। वो तो बिना रेड लाइट की परवाह किए भागे भागे आई थी।
हीरोइन साफ साफ चिल्लाना चाहती थी। वो बोल क्यों नहीं रही है? क्या उसे दिखता नहीं कि बड़ा भाई गुस्से में है? वो पहले किसी और की फिक्र कैसे कर सकती है? लेकिन मेरे कदम और तेज होते गए और आंखों के सामने वे शब्द धुंधले पड़ते चले गए। जब तक कि मैं मोड़ पर नहीं पहुंच गया और वे दोनों मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गए, तब तक मैं रुक नहीं सका। मैं दीवार के सहारे टिककर खड़ा हो गया। मैंने आंसुओं से भरी अपनी आंखों को जोर से ममला और खुद को बहुत डांटा। गुचेन, तुम सच में बहुत कायर हो। जब मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ तो मैंने एक टैक्सी ली और उस पते पर पहुंच गया जो अबिन ने मुझे भेजा था। जब मैंने कमरे का दरवाजा धकेला तो वे दोनों वहीं बैठे खुशी खुशी बातें कर रहे थे। मेरा दिल अचानक रोने को करने लगा। ये मेरे सबसे पक्के दोस्त थे। हम हर बात पर चर्चा करते थे, एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपाते थे। अगर किसी एक को भी कोई परेशानी होती तो बाकी दोनों मदद के लिए दौड़े चले आते थे। लेकिन पता नहीं कब से मेरा दोस्तों का दायरा और मेरी पूरी जिंदगी लियू रुयान के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। जैसे रातों रात मेरी जिंदगी का सारा मकसद बस इन 3 शब्दों में सिमट कर रह गया था, लियू रुयान। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों में छिपी उदासी को दबाया और उनके लिए लाया हुआ तोहफा आगे बढ़ा दिया। लेट होने के लिए माफ करना। हैप्पी बर्थडे अबिन। वे दोनों मुझे देखकर बहुत हैरान हुए। जल्दी आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं उनकी हंसी मजाक के बीच बैठ गया। मुझे लगा जैसे मैं अपनी पुरानी बेफिक्र और आजाद जिंदगी में वापस लौट आया हूँ। अबिन ने अचानक मेरी तरफ देखा और मुझे खींचकर बीच में ले आया। खुश रहो दोस्त, मैं अपनी विश तुम्हें देता हूँ। मैं हैरान रह गया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी फिक्र और हौसले को देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। देखा, प्यार ना सही, तुम्हारे पास हम तो हैं। मैंने अपनी आंखों की नमी को छुपाया, आंखें मूंदी और हाथ जोड़ लिए। पिछले कई सालों में ये शाम मेरे लिए सबसे हसीन शाम थी। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि लियू रुयान का कोई मैसेज छूट जाएगा। मैं बिना किसी झिझक के अपनी भावनाएं बहाने के लिए शराब पी सकता था। मैं सोफे पर ही बेसुध होकर गिर पड़ा। धुंधलेपन में मैंने ऑक्सू को कहते सुना, मैं इसे घर छोड़ आता हूँ, तुम चले जाओ। अचानक मुझे याद आया कि मैंने अभी तक उन्हें ये नहीं बताया था कि लियू रुयान और मैं अलग हो चुके हैं। लेकिन जब मुझे पूरी तरह होश आया तो मुझे सिर्फ अपने दोस्त की गालियां सुनाई दे रही थीं। लियू रुयान का नाम लिया जा रहा था। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलीं। मैंने देखा कि लियू रुयान नाइटी पहने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके ठीक बगल में गिबोडा खड़ा था, जिसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे। मेरा दोस्त लगातार उस लियू नाम की औरत को कोसे जा रहा था। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक औरत हो, इसीलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठा रहा हूँ। तुम्हें याद है तुमने अपनी शादी में क्या कहा था? क्या वादा किया था तुमने? अब ऐसी नीच हरकत पर उतर आई हो। यह सच में बेहद घिनौना है। लियू रुयान का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था। वो मेरे दोस्त ऑक्सन को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई सड़क छाप गुंडा हो, और मैं तो बस अपनी आंखों के सामने चल रहे इस पूरे नजारे को देख रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। मेरी आंखों के सामने तैर रहे वे मैसेज फिर से अजीब और झूठी बातें उगलने लगे। ये सब क्या बकवास चल रही है? उसने तो बस अपने असिस्टेंट को जरूरी पेपर्स डिलीवर करने के लिए बुलाया था और बिना बात के पकड़ी गई। इसमें सारी गलती उस असिस्टेंट की है जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स का बहाना बनाकर जिद कर रहा था। मेरा बेचारा भाई, शराब का नशा उतरते ही उसे ये सब देखना पड़ रहा है। अरे लड़की, कुछ तो सफाई दो। मेरे भाई ने जो स्कार्फ भींच रखा है उसे घूरने से क्या फायदा? मैंने उन मैसेजेस को छोड़ा और रुयान की तरफ देखा। मुझे एहसास हुआ कि वो भी उम्मीद के मुताबिक मुझे ही घूर रही थी। हमारी नजरें मिली। सबसे पहले वही बोली, गुचेन, अपने इस पागल दोस्त को यहाँ से ले जाओ और तुरंत दफा हो जाओ। अचानक मेरे सीने में एक तीखा दर्द उभरा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गले से आवाज निकाली। वो एक सवाल था जो मैं इस पल उससे सबसे ज्यादा पूछना चाहता था। लियू रुयान, क्या तुम्हारे पास मुझे बताने या सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है? लेकिन लियू रुयान ने बेफिक्री और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बस एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसका हिसाब तुम्हें क्यों दूं? मेरे सीने में दर्द का जैसे धमाका सा हो गया। दिल का कोना कोना भींच उठा। दर्द की वजह से मेरी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा और सांस लेना मुश्किल हो गया। उस दर्द ने शराब के नशे के साथ मिलकर मुझे अचानक रोने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा और लड़खड़ाते हुए डस्टबिन की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने सिर झुकाया, मुझे डस्टबिन के अंदर चीनी मिट्टी के ढेर सारे टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दिए। वे वही 2 पुतलियां थीं जो नाइट स्टैंड पर रखी रहती थीं। मैं डस्टबिन के किनारे को कसकर पकड़े हुए उन्हें घूरता रहा। मैं पागलों की तरह उल्टी करने लगा, जैसे पेट के साथ साथ दिल की हर बात बाहर निकाल फेंकना चाहता हूँ। मेरा दोस्त ऑक्सन घबरा गया। वो भागकर मेरे पास आया और मेरी पीठ सहलाने लगा। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक लियू रुयान कमरे के दरवाजे पर बिना हिले डुले वैसे ही खड़ी रही। मुझे लगा कि मेरा दोस्त फिर से भड़कने वाला है। मैंने झट से उसका हाथ थाम लिया, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि लियू रुयान के चेहरे के भाव अचानक जम से गए थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी संभली हुई फिक्र भरी थी। चैन, रो मत। मैं सीधा खड़ा हुआ और अपना चेहरा पोंछा। मेरी उंगलियां गीली हो चुकी थीं। एहसास हुआ कि मैं सच में रो रहा था। वे मैसेज मेरी आंखों के सामने फिर से जगमगाने लगे। जब भाई ने उल्टी करना शुरू किया तो लड़की उसकी तरफ भागने ही वाली थी। बस उसका दोस्त उससे पहले पहुंच गया।
अपने भाई को इस तरह टूटते देखकर लड़की को तुरंत पछतावा हुआ। भाई, डस्टबिन में पड़ी उस मिट्टी की चीज के लिए दुखी मत हो। उस लड़की ने तुमसे माफी मांगने के लिए छुपकर नई पुतलियां बनाई हैं, इसीलिए उसने पुरानी वाली फेंक दी थी। अब वे मैसेज जो भी कह रहे थे, मैं उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैंने खुद को संभालने के लिए अपने दोस्त का हाथ कसकर पकड़ लिया। थकी और कांपती आवाज में कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। ऑक्सन ने अपने दांत भींचे और लियू रुयान को एक जहरीली नजर से घूरा। फिर मेरा हाथ मजबूती से थामकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, मैं रुक गया। मैं मुड़ा, लियू रुयान की तरफ देखा और बेहद संजीदगी से कहा, लियू रुयान, चलो किसी दिन वक्त निकालकर तलाक ले लेते हैं। डिंग। लिफ्ट भूतल पर पहुंच चुकी थी। ऑक्सन ने मुझसे बहुत संभल कर पूछा, चेन, तुम ठीक तो हो ना? मैं अपनी सोच से बाहर आया और सिर हिलाते हुए उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इन छोटी मोटी चीजों में उलझने से तो अच्छा ही है ना कि सब खत्म हो जाए, है कि नहीं? ऑक्सन मुझे घर छोड़कर चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गया, ये सोचते हुए कि अगली सुबह जब मेरी आंख खुलेगी तो एक नई और चमकदार धूप होगी। मैं रोज की तरह काम पर जाने के लिए निकला, लेकिन कंपनी के गेट के पास पहुंचते ही मैंने लियू रुयान को वहां खड़े देखा। आंखों के सामने वे मैसेज एक बार फिर से नाचने लगे। हीरोइन यहाँ सुबह होने से पहले ही आकर खड़ी है ताकि अपने भाई से मिलना मिस न हो जाए। आखिरकार उसे समझ आ ही गया। कल रात भाई के जाने के बाद हीरोइन अपने उस असिस्टेंट पर बहुत गुस्से में थी। वहां खड़ी लियू रुयान ने मुझे देखा और पक्के कदमों से मेरी तरफ बढ़ी। हालांकि उसने सबसे पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये तुमने क्या पहन रखा है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यह कपड़े तुम पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते? जल्दी जाकर कपड़े बदल कर आओ। मैंने अपने पहने हुए कपड़ों को देखा। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। मैं क्या पहनूं, ये मेरी मर्जी है। हम तलाक लेने वाले हैं, समझ आता है तुम्हें? मेरी बात सुनते ही लियू रुयान की भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी झुंझलाहट छुप नहीं सकी। टेक्निकल डिपार्टमेंट में इन दिनों बहुत काम है, मेरे पास तुमसे बहस करने का जरा भी वक्त नहीं है। वे मैसेज मेरी आंखों के सामने एक बार फिर नाचने लगे। वे मैसेज फिर से आंखों के सामने तैरने लगे। क्या हीरोइन खास तौर पर मेरे भाई से माफी मांगने नहीं आई थी? वो ऐसा रवैया क्यों दिखा रही है? अरे, वो रात भर सोई नहीं है। उसका दिमाग तो बस मेरे भाई की तलाक वाली बात से भरा हुआ था। वे सब कह रहे थे कि लियू रुयान झुक गई थी, लेकिन उन धुंधले मैसेजेस के पार मुझे बस उसका ठंडा चेहरा दिख रहा था और उसके मुंह से निकले हुए बर्फ जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और उसकी आंखों में वह भरोसा देखा उसे पूरा यकीन था कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यकीन था कि मेरी तलाक की मांग बस एक खोखली धमकी। अचानक मेरे अंदर इस बात को और आगे खींचने की कोई चाहत नहीं बची। मैंने बस सिर हिलाया। मैं जल्द से जल्द तलाक के कागजात तैयार कर लूंगा। इतना कहकर मैं सीधे कंपनी के अंदर चला गया। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के केबिन में पहुंचा। पेपे दीदी एक फाइल लेकर मेरे पास आई। गुचेन, वहाँ हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, हमें जल्द से जल्द किसी की जरूरत है। डायरेक्टर ने सीधे तुम्हारी ट्रांसफर की अर्जी मंजूर कर दी है। मैंने कल रात 9 बजे की तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कर दी है, चलेगा? पहले तो मैं हैरान हुआ, फिर मैंने तेजी से हाँ में सिर हिलाया। उस पतले से कागज को हाथ में थामते ही मेरा मूड अचानक हल्का और खुशमिजाज हो गया। बाकी का पूरा दिन मैं काम में बुरी तरह व्यस्त रहा। पहले मैंने अपनी फाइलों का हैंडओवर पूरा किया, फिर मैंने अपने दोस्तों को यूनिवर्सिटी के पास वाले एक छोटे से रेस्टोरेंट में चलने को कहा। मेरे ट्रांसफर की बात सुनकर वे सब बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर सबने मुझे बधाई दी। ऑक्सन ने तो टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, बिल्कुल सही किया चेन भाई, तुम्हारा सिर्फ प्रमोशन ही नहीं हुआ है, बल्कि तुम एक खराब लड़की के जाल से भी छूट गए हो। पार्टी दो। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। खाना खाने के बाद सब अपने अपने घर लौट गए। मैं सड़क पर धीरे धीरे टहल रहा था कि तभी अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब तक मैं घर पहुंचा, मैं कपड़ों समेत पानी में पूरी तरह भीग चुका था। मैंने जल्दी से गर्म पानी से शावर लिया और सावधानी के तौर पर जुकाम की 2 गोलियां खा लीं। लेकिन आधी रात बीतते बीतते मुझे तेज बुखार चढ़ गया। आधी सुध-बुध में मैं दर्द से मुंह बनाते हुए उठा और अस्पताल जाने के लिए टैक्सी ली। मुझे कल ही विदेश के मिशन पर निकलना था। मैं अपनी टिकट बदलवाकर अपने सफर में देरी नहीं करना चाहता था। अगर बॉस को लगा कि मैं काम को लेकर सीरियस नहीं हूं तो। रात के 2 बजे मैं आखिरकार इमरजेंसी वार्ड के सामने पहुंचा। मैंने तेजी से दरवाजा धकेला, लेकिन तभी मुझे लियू रुयान की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो डॉक्टर से पूछ रही थी, क्या मेरा बॉयफ्रेंड ठीक तो है ना? मैंने अनजाने में ही अंदर देखा। लियू रुयान डॉक्टर की मेज के सामने खड़ी थी और उसका असिस्टेंट गिबोडा अपना आधा शरीर उस पर टिकाए बैठा था। लियू रुयान बेहद घबराई हुई आवाज में कह रही थी, इसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतना दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर, जल्दी से कोई दवा दीजिए। मैं सुन्न-सा खड़ा देखता रहा। जिस औरत के सिर्फ पेट में दर्द था, ऐसा दर्द तो मुझे भी कई बार हुआ था, लेकिन जब मुझे दर्द होता था तो लियू रुयान बस इतना ही कहती थी कि गर्म पानी पी लो। मैं सुन्न पड़ा देखता रहा। आंखों के सामने वे मैसेज तैर रहे थे। इस बार मैं हीरोइन का बचाव नहीं करूंगा। मेरे भाई को बुखार है,
वो अकेला अस्पताल आया है और हीरोइन अपने असिस्टेंट का ख्याल रख रही है। भाई का हीरोइन पर गुस्सा होना बिल्कुल सही है। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, इमरजेंसी का दरवाजा खुला और 2 लोग बाहर निकले जो मेरे ठीक सामने आकर रुक गए। जब मैंने आंखें उठाईं तो देखा कि लियू रुयान सीधे मेरी आंखों में घूर रही थी। हमारी नजरें मिली और फिर उसने अपनी नजरें फेर लीं। गिबोडा को संभाले हुए वो मुझे देखे बिना मेरे पास से गुजर गई। तभी नर्स मेरे पास आई और उसने मेरे माथे पर थर्मोमीटर लगाया। थर्मोमीटर देखते ही नर्स चौंक कर बोली, हे भगवान, तुम्हें 39.5 तेज बुखार है, तुम ठीक तो हो? मैंने सिर उठाकर उसे देखकर एक हल्की मुस्कान दी। मुझे सच में अच्छा लग रहा था। उस 39.5 डिग्री के बुखार में मैंने उस औरत के लिए बची अपनी उम्मीद की आखिरी किरण को भी जलाकर राख कर दिया था। इसके बाद मैंने बुखार कम करने का इंजेक्शन लगवाया और दवाइयां लेकर घर लौट आया। दवा खाकर मैं चुपचाप सो गया। शायद मेरे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी थी। अगली सुबह सच में मेरा बुखार उतर चुका था। थर्मोमीटर को देखकर मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। चलो अच्छा हुआ, मुझे अपनी फ्लाइट की टिकट बदलवानी नहीं पड़ेगी। फिर मैं सीधे एक प्रिंटिंग की दुकान पर गया और तलाक का एग्रीमेंट प्रिंट करवाया। पिछले कुछ सालों में लियू रुयान और मेरे बीच बांटने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। घर उसके नाम पर है और मेरी चीजें मेरी हैं। सब कुछ एकदम साफ और सीधा था। इसके बाद मैंने अपना सामान पैक किया और मकान मालिक से बात करके अपार्टमेंट खाली करने का। सब कुछ तय हो जाने के बाद मैं अपना सूटकेस लेकर नीचे उतरा ताकि तलाक के एग्रीमेंट को कुरियर करने के लिए कोई पिकअप पॉइंट ढूंढ सकूं। लेकिन मैंने देखा कि लियू रुयान नीचे मेरा इंतजार कर रही थी। वो उसी सिल्वर ग्रे बेंटले गाड़ी से टिककर खड़ी थी। वो बेहद थकी हुई और पीली नजर आ रही थी। मुझे सूटकेस के साथ बाहर आते देख उसके चेहरे के भाव अचानक जम गए। उसने हड़बड़ी में पूछा, तुम ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने बात को छोटा रखते हुए कहा, कंपनी ने मुझे काम के सिलसिले में बाहर भेजा है। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। फिर हल्के अंदाज में बोली, मैं यहाँ पास से गुजर रही थी, क्या मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूं? मैंने कुछ सेकंड उसे देखा और आखिरकार सिर हिला दिया। जब तक गाड़ी रुकी लियू रुयान ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लियू रुयान मुझे सिक्योरिटी चेक इन एरिया तक छोड़ने आई। मैं अपना सूटकेस घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी लियू रुयान ने अचानक मुझे आवाज दी, गुचेन, तुम वापस कब लौटोगे? हम तुम्हारे घर वालों से मिलने चलेंगे। मैं उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा। तभी एयरपोर्ट पर बर्लिन जाने वाले पैसेंजर्स के लिए बोर्डिंग का अनाउंसमेंट गूंज उठा। बर्लिन जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, बर्लिन जाने वाली फ्लाइट DH-975 की चेक इन प्रक्रिया आधे घंटे में बंद हो जाएगी। DH-975, ये मेरी ही फ्लाइट थी। मैं होश में आया, थोड़ा सोचा और फिर अपने बैग से तलाक के कागजात वाला लिफाफा निकालकर लियू रुयान की तरफ बढ़ा दिया। उसे हाथ में लेते हुए जब उसने सवालिया नजरों से देखा तो मैंने राहत की एक मुस्कान दी। मैंने साइन कर दिए हैं, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे ईमेल कर देना। इतना कहकर मैं तेज कदमों से सिक्योरिटी की तरफ बढ़ गया। अलविदा लियू रुयान। सिक्योरिटी चेक पार करने के बाद मैं तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन मेरे पीछे से अचानक लियू रुयान की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, तलाक के कागजात। गुचेन, तुम मुझे ये सब क्यों दे रहे हो? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक रखा था। उसकी हल्की लाल आंखों में यकीन न कर पाने वाला एहसास भरा था। मैंने अपने होंठ भींचे और प्लेन के केबिन में दाखिल हो गया। मेरी पुरानी जिंदगी अब पूरी तरह पीछे छूट चुकी थी। लगभग 13 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद मैं आखिरकार बर्लिन पहुंच गया। कंपनी के ठहराए गए कमरे में एक रात आराम करने के बाद मैं तुरंत लगातार 3 दिनों के लिए काम में डूब गया। मैं दिन रात कंपनी में ही डटा रहा, बिना एक सेकंड के लिए भी उसके बारे में सोचे। जब मैं कंपनी से बाहर निकला तो सूरज की तेज धूप मेरी आंखों में चुभी। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूँ। जब मेरी आंखें धूप से संभली तो मैंने लियू रुयान को थोड़ी दूर पर खड़े देखा। उसकी आंखें लाल थीं और वो मुझे टकटकी लगाए घूर रही थी। गुचेन, मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लियू रुयान पक्के कदमों से मेरी तरफ बढ़ी। इतने लंबे सफर के बाद उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम कंपनी के काम से जर्मनी आ रहे हो, और ये कि तुम 5 साल तक वापस नहीं आओगे? अब तुम भी मुझसे झूठ बोलने लगे हो। मैं अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। लियू रुयान, क्या तुमने वो तलाक का एग्रीमेंट नहीं देखा जो मैंने तुम्हें भेजा था? लियू रुयान की आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं। उसने अचानक किसी हड़बड़ी में मेरा हाथ थाम लिया। अगर मैं ये बात नहीं मानती तो कोई तलाक नहीं होगा। मैंने रुयान को कभी इतना ढीठ और बेशर्म नहीं देखा था। मेरी तरफ से कोई रिएक्शन न पाकर लियू रुयान मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे खींचने लगी। चलो, कंपनी से कहकर अपना ये ट्रांसफर रद्द करवाओ। टेक्निकल डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, तुम्हें ही ये सब करने की क्या जिद है? मैं एक पल रुका और फिर पूरे जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया। लियू रुयान, ये मौका मैंने खुद अपनी मेहनत से हासिल किया है और अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे एक कहने पर मैं इसे छोड़ दूं? लियू रुयान मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। तुम्हें हो क्या गया है? हमारे बीच की बातें अभी सुलझी भी नहीं है और तुम इतनी दूर अकेले भागकर छुप गए। बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें? अगर तुम तलाक के कागजात पर साइन कर दोगी तो सब कुछ सुलझ जाएगा।
लियू रुयान मुझे टकटकी लगाए घूरती रही। उसकी आंखों की लाल नसें साफ दिखने लगी थीं। अचानक उसने मुझसे पूछा, गु चेन, जब हमारी शादी हुई थी तो क्या मैंने ये नहीं कहा था कि हमारे बीच तलाक कभी नहीं होगा, सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है? तो क्या तुमने मुझे तड़पाने का ये नया तरीका ढूंढा है? ऐसी वहमी और सनकी औरत के आगे मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। ठीक उसी पल किसी ने मेरे कंधे पर थपकी दी। चेन भाई, क्या आप आज मुझे घर छोड़ सकते हैं? मैंने मुड़कर देखा। मेरी कॉलीग सॉन्ग जिंगयान मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं लियू रुयान के पास से जल्द निकलना चाहता था। भले ही मैं सॉन्ग जिंगयान को बहुत अच्छे से नहीं जानता था, फिर भी मैंने उसकी बात मान ली। कंपनी की कार में बैठने के बाद ही, जो उन्होंने मेरे लिए बुक की थी, मैंने राहत की सांस ली। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लियू रुयान अभी भी वहीं खड़ी थी। वो बहुत दूर थी, इसलिए मैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहा था। मैंने अपनी नजरें हटाईं और सॉन्ग जिंगयान से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? सॉन्ग जिंगयान हंसा और बोला, पहले तो चलो, तुम मुझे अगले चौराहे पर छोड़ सकते हो। मुझे समझ नहीं आया। उसने मुझे देखकर आंख मारी। अभी जो बंदा था वो तुम्हारा एक्स था ना? मैंने देख लिया था कि तुम्हारा उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ चलने को कहा। उसका अंदाज एकदम साफ और सच्चा था। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे धन्यवाद कहा। थैंक्स सॉन्ग जिंगयान। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मुझे ऐसे चिपकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। फिर जैसा उसने कहा, मैंने उसे अगले चौराहे पर उतार दिया। गाड़ी का दरवाजा बंद करने से पहले उसने कहा, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊंगा। आज मदद करने के लिए शुक्रिया। सॉन्ग जिंगयान ने मना नहीं किया, बस हाथ हिलाया और चला गया। घर पहुंचकर मैंने अपनी दुखती हुई कनपटी को मला। मैं बाथरूम में गया और नहाने के लिए टब में पानी भर दिया। पानी आधा भर चुका था कि तभी मेरा फोन बजा। मैंने देखा और कॉल उठा लिया। मम्मी, क्या बात है? चेन, मैं और तुम्हारे पापा घूमने के लिए तुम्हारे शहर आए हैं। तुम्हारे घर में ये कोई अनजान आदमी क्यों है? और लियू रुयान कहाँ है? मेरा दिल बैठ गया। पानी का बढ़ता लेवल देखते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मम्मी, एक बात है जो मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताई। मैं लियू रुयान से तलाक लेने वाला हूँ। मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं और अभी उससे बात चल रही है। फोन पर एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर मम्मी ने पूछा, तुम अभी कहाँ हो? मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कंपनी का ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लिया है और मैं अभी विदेश में हूँ। जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं आकर आपको सब साफ साफ बता दूंगा। मेरे माँ बाप कोई बहुत दकियानूसी सोच के लोग नहीं हैं। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि वे मुझे तलाक लेने से रोकें। अगर उन्हें पता चला कि मुझे धोखा मिला है तो वे मुझसे यही कहेंगे कि लियू रुयान से जितनी जल्दी हो सके तलाक ले लूं। उस रात मैं बहुत सुकून से सोया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो बाहर बारिश हो रही थी। जब मैं छाता लेकर बाहर निकला तो मुझे लियू रुयान की परछाई दिखी। वो नीचे ही खड़ी थी। बर्लिन की रातें बहुत ठंडी होती हैं। न जाने वो कब से वहां खड़ी थी। मुझे नहीं पता वो क्या करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कल अपनी बात एकदम साफ कह दी थी और मैं इसमें और नहीं उलझना चाहता था। जैसे ही मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा, मैंने उसे मुझे पुकारते सुना, गु चेन, तलाक मैंने साइन नहीं किए हैं। वो गंभीर अंदाज में मेरे पास आई। या तो मैं अपना ट्रांसफर करवा लेती हूँ या फिर तुम मेरे साथ वापस चलो। भले ही मुझसे कोई गलती हुई हो, तुम्हें मुझे सुधरने का एक मौका तो देना चाहिए। मेरा गला अचानक रूंध गया। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे कहा, लियू रुयान, क्या मैंने तुम्हें मौके नहीं दिए? जब गिबोडा घर पर आया था तब मैंने तुमसे उन पुतलियों के बारे में बताने को कहा था और तुमने उन्हें उठाकर फेंक दिया। क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? रुयान ने भौहें सिकोड़ी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा उसके साथ सिर्फ बॉस और जूनियर का रिश्ता है। मैंने वे पुरानी पुतलियां फेंक दी थी, लेकिन तुम्हारे लिए नई बनाई भी तो थी। इतना कहकर वो मेरा हाथ थामने आगे बढ़ी। गुचेन, मैं एक कदम पीछे हटा और उसे ठंडी नजर से देखा। मुझे मत छुओ लियू रुयान। उसे शायद मुझसे इतने कड़े रुख की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा अचानक बहुत खराब हो गया। मैं आधा कदम और पीछे हिला। अब मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मेहरबानी करके मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। लियू रुयान भी आगे आ गई। वो मुझे ठंडी नजरों से घूर रही थी। गुचेन, मैं खुद यहाँ माफी मांगने आई हूँ। अब तुम और क्या चाहते हो? जब तक मैं तलाक के कागजात पर साइन नहीं करती, हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। मैंने अपने कंधे के ऊपर से उस पर एक नजर डाली। मेरी आवाज भी ठंडी पड़ चुकी थी। लियू रुयान, जिस तरह तुम अब अपने पापा से तलाक न लेने के लिए अपनी माँ के साथ मिलकर ड्रामे कर रही हो, इसमें और तुम में क्या फर्क रह गया है? मैंने कार का दरवाजा खोला और सीधे चला गया। ऑफिस पहुंचकर जब मैंने अपनी सीट के पास बैठे इंसान को देखा तो मेरे कदम अपने आप रुक गए। उस इंसान ने सिर उठाया और एक प्यारी सी मुस्कान दी। गुचेन, हैरानी या यूं कहें कि एक झटका सा लगा, वही कहना ज्यादा सही होगा। कंपनी के पुराने डायरेक्टर की इकलौती बेटी होकर भी बेनिन अब यहाँ क्या कर रही है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। वो आराम से अपने देश में क्यों नहीं टिक कर रहती? वो यहाँ क्या करने आई है? बेनिनबिंग ने पूरी ऐंठ और सहजता से कहा, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। पापा चाहते हैं कि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करूं। इत्तेफाक से यहाँ एक प्रॉब्लम चल रही है। अगर मैं इसे सुलझा देती हूँ
तो ये मेरे सीवी में एक बढ़िया प्लस पॉइंट बन जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा को पता था कि आप यहाँ हैं, इसीलिए उन्होंने बेफिक्र होकर मुझे यहाँ भेज दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मैंने पीछे से सोंग जिंगयान को बुदबुदाते सुना, अरे वाह, साहिबजादी पधार चुकी हैं। मुझे नहीं पता कि बेनिम्बिंग ने ये सुना या नहीं, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव ज्यादा नहीं बदले। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है तुमने यूनिवर्सिटी में फाइनेंस की पढ़ाई की थी, पहले पिछले 3 महीनों के डेटा का एनालिसिस करो। बेनिम्बिंग में अमीर घर की बिगड़ी औलादों वाली कोई खराब आदत नहीं थी। उसने पूरी दोपहर जमकर मेहनत से काम किया। दूसरी तरफ सोंग जिंगयान उसे कई बार घूरकर देखता रहा। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो बेनिम्बिंग आगे बढ़ी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। चेन, क्या मैं तुम्हारे साथ लंच करने चल सकती हूँ? मैंने अपनी कनपटी मली। चलो चलते हैं। सोंग जिंगयान तुरंत खड़ा हो गया। मैं भी आ रहा हूँ। हम तीनों कंपनी से बाहर निकले ही थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि खाना कहाँ खाया जाए। तभी मेरी नजर लियू रुयान पर पड़ी, जो हाथ में एक बैग लिए खड़ी थी। लियू रुयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने बैग मेरी तरफ बढ़ाया। यहाँ का खाना तुम्हारे स्वाद के मुताबिक नहीं है। मुझे एक चाइनीज रेस्टोरेंट मिला तो मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया। उसने बाकी दोनों की तरफ एक नजर डाली और उन दोनों ने अपने होंठ भींच लिए। लियू रुयान बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इन लोगों के साथ होगे। मैंने इतना ज्यादा खाना ऑर्डर नहीं किया था। मैंने बैग नहीं लिया, ये अपने पास ही रखो। मैं इन लोगों के साथ खाने जा रहा हूँ। लियू रुयान ने भौहें सिकोड़ी। गुचेन, क्या तुम्हारा मुझे इस तरह नीचा दिखाना जरूरी है? अभी मैंने मुंह खोला भी नहीं था कि बेनिम्बिंग बोल पड़ी, क्या आप डायरेक्टर लियू नहीं हैं? मैंने सुना है कि जिस प्रोजेक्ट को आप संभाल रही हैं उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसे नाजुक वक्त में आप चीन में रहने के बजाय यहाँ आ गई हैं। लियू रुयान ने भी उसे पहचान लिया। उसके होंठ भींच गए। उसने ठंडे अंदाज में कहा, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अगर तुम खाने जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। मुझे अचानक चिढ़ होने लगी। लियू रुयान, मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना चाहता। समझ आया तुम्हें? लियू रुयान वहीं की वहीं ठिठक कर रह गई। मैंने उसे नजरअंदाज किया और बेनिम्बिंग और बाकी लोगों के साथ कार में बैठकर निकल गया। जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो मैंने देखा कि बेनिम्बिंग और सोंग जिंगयान बिना पलक झपकाए मुझे ही घूरे जा रहे हैं। मैंने अनजाने में ही पूछा, क्या हुआ? सोंग जिंगयान ने देखा कि मैं बात कर रहा हूँ तो उसे जैसे राहत मिल गई। वो झट से बोला, गुचेन भाई, आप उस वक्त कितने कूल लग रहे थे। ऐसी खराब लड़कियों के साथ ऐसे ही सख्ती, सटीकता और बिना किसी ढील के निपटना चाहिए। वो बात को संभालना अच्छे से जानता था। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे और लियू रुयान के बीच क्या हुआ था। उसने बस मेरी तारीफ की कि मैं कितना कमाल हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। मैं खुद को जरा भी कमाल महसूस नहीं कर रहा था। अगर मैं सच में इतना ही समझदार होता तो इतने सालों तक खुद पर अत्याचार न होने देता। मैंने ध्यान नहीं दिया कि बेनिम्बिंग चुप थी। वो बस चुपचाप मेरे बगल में बैठकर मुझे देख रही थी। खाने के बाद जब हम वापस कंपनी पहुंचे तो लियू रुयान वहां से जा चुकी थी। कई दिनों तक मुझे लियू रुयान दोबारा नहीं दिखी। शायद वो वापस अपने देश लौट गई थी। मुझे न जाने क्यों एक अजीब सी राहत महसूस हुई। मुझे 1 महीने की शांति मिली। तभी मुझे गिबोडा का एक मैसेज मिला, टीम लीडर गु, क्या आप डायरेक्टर लियू को ब्लैकलिस्ट से हटा सकते हैं? मैं देख रहा हूँ कि वो रात भर से आपको कॉल कर रही हैं। मैंने उस मैसेज को देखा और गिबोडा के नंबर को भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। गिबोडा क्या करना चाहता है या लियू रुयान क्या करती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि गिबोडा के इस मैसेज के साथ ही मेरे सुकून के दिन खत्म होने वाले थे। जब मैंने लियू रुयान और गिबोडा को अपना सामान लिए अपने सामने खड़े देखा तो मेरे लिए मुस्कुराना भी भारी हो गया। गिबोडा ने मेरी तरफ एक कागज बढ़ाया, टीम लीडर गु, कंपनी जर्मनी में एक और प्रोडक्शन लाइन जोड़ने का सोच रही है। हम यहाँ उसी के सर्वे के लिए आए हैं। मैंने उस सरकारी ठप्पे वाले कागज को देखा और बिना कोई सवाल किए उन्हें सीधे दफ्तर के अंदर ले गया। डायरेक्टर लियू, इस केबिन में 2 मेजों की ही जगह है, जो आपके और आपके असिस्टेंट के लिए काफी है। लियू रुयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और भारी आवाज में कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरा केबिन इसके साथ एक ही कमरे में बनाया जाए। गिबोडा का चेहरा तुरंत उतर गया। मैं मुस्कुरा दिया, सॉरी, अब यहाँ कोई और दूसरा केबिन खाली नहीं है। जब तुम देश में थी तब भी तो असिस्टेंट जे के साथ एक ही केबिन में बैठती थी, तो अब यहाँ आकर नखरे दिखाने का कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरा ये तीखा ताना लियू रुयान को थोड़ा चुभ गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने अचानक मेरी तरफ देखा, तो क्या तुम इस बात को लेकर भी जल रहे थे? वो बहुत उलझन में लग रही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें जलन हो रही है? मैंने उसके माथे की सिकुड़न को देखा और मुझे अचानक उससे घिन आने लगी। डायरेक्टर लियू, हम अब पति पत्नी नहीं हैं। मेहरबानी करके सोच समझकर बोला कीजिए। मैं पुरानी बातें अब और नहीं दोहराना चाहता। उम्मीद है कि आगे से हम सिर्फ साथ काम करने वाले कॉलिग्स की तरह ही रहेंगे। लियू रुयान का चेहरा उतर गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मैं बिना झिझके मुड़ा और केबिन से बाहर निकल गया। काम ज्यादा होने की वजह से पूरे दिन मेरे और लियू रुयान के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई। जब मेरा काम खत्म हुआ तो लियू रुयान के केबिन की लाइट बुझ चुकी थी। मैंने अपनी अकड़ी हुई गर्दन को मला और घर जाने की तैयारी करने लगा।
नीचे पहुंचते ही मुझे किसी के बिलख बिलख कर रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने अनजाने में ही आवाज की तरफ देखा। वहां गिबोडा और लियू रुयान खड़े थे। गिबोडा का चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था और लियू रुयान माथे पर बल लिए खड़ी थी। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि तभी मुझे गिबोडा की गिड़गिड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। रुयान, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, हमारे बीच सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मैंने आगे और कुछ नहीं सुना। मैं बिना कोई आहट किए चुपचाप वहां से निकल गया। मैंने कार स्टार्ट की, स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा रहा और मुझे ये सब बेहद मजाकिया लग रहा था। वो मेरे सामने तो प्यार के बड़े बड़े दावे कर रही थी और पीठ पीछे किसी और के बच्चे की मां बनने जा रही थी। ये सारे ख्याल मेरे दिमाग से गुजरे, लेकिन इनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त ऑक्सन को कॉल लगाया। उसने तुरंत कॉल उठा लिया। क्या बात है चेन भाई? मैंने तलाक के कागजात तैयार कर लिए थे, लेकिन लियू रुयान साइन करने को तैयार नहीं है। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऑक्सन भड़क उठा। इसका क्या मतलब है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुमसे तलाक लेने से मना करे? मैंने कहा, हाँ, शायद उसका यही इरादा है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कानूनी तौर पर तलाक कैसे हो सकता है। ऑक्सन ने सीधे पूछा, क्या तुम्हारे पास उसके बेवफा होने का कोई सबूत है? मैंने थोड़ा सोचा। मेरे पास उसकी किसी और को किस करते हुए एक फोटो है। ऑक्सन रुका और पूछा, और इसके अलावा? मैं थोड़ा झेंप गया। नहीं, बस वही है। सिर्फ इससे ये साबित नहीं होता कि उसने धोखा दिया है ना? ऑक्सन ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, एक काम करो, पहले मुझे वो फोटो भेजो, मैं देखता हूँ। घर पहुंचकर मैंने सीधे वही फोटो उसे भेज दी जो मुझे उस वक्त मिली थी। थोड़ी ही देर में ऑक्सन का वीडियो कॉल आ गया। चेन भाई, तुम्हें ये फोटो किसने भेजी थी? मुझे नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। मैंने सच सच बता दिया, लियू रुयान के उस असिस्टेंट ने। ऑक्सन ने भौहें सिकोड़ी। ये फोटो एडिट की गई है। सॉफ्टवेयर से चेक करने पर पता चला है कि वे दोनों बस एक दूसरे के करीब खड़े थे। मैं सन्न रह गया। मैंने तुरंत ऑक्सन से कहा, एक और बात है, आज जब मैं काम से लौटा तो मैंने गिबोडा को लियू रुयान से ये कहते सुना कि उसके पेट में गिबोडा का बच्चा है। ऑक्सन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पल बाद उसके मुंह से निकला, वो कमीनी लियू रुयान। चेन भाई, तुम मेरी अगली खबर का इंतजार करो। मैं किसी से कहकर उस औरत की मेडिकल रिपोर्ट निकलवाता हूँ। एक वकील होने के नाते ऑक्सन की पहचान बहुत ऊपर तक थी, इसलिए ये काम उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वीडियो कॉल खत्म होने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली। मैंने अपने उलझे हुए विचारों को एक तरफ रखा। तभी मुझे अपने फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज दिखा, परसों शाम को ब्रैंडनबर्ग गेट पर मिलते हैं। पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था, इस बार मुझे एक मौका दो, ठीक है ना? मैसेज देखकर मैं मुस्कुरा दिया। ब्रैंडनबर्ग गेट, यही वो जगह थी जहां मैंने लियू रुयान को प्रपोज किया था। मेरी उंगलियां हिली और मैंने एक लाइन टाइप करके भेज दी, रहने दो, शुक्रिया। मैसेज भेजने के बजाय तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गिबोडा के बच्चे का तुम क्या करने वाली हो। मैसेज भेजने के 1 घंटे से भी कम समय में मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के छेद से बाहर देखा। बाहर लियू रुयान ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसी घबराहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन मेरा दरवाजा खोलने का कोई इरादा नहीं था। इन सब नाटकों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपना फोन पहले ही साइलेंट पर रख दिया था, जो बिस्तर पर पड़ा लगातार जगमगा रहा था। आखिरकार लियू रुयान के सब्र का बांध टूट गया। वो बाहर से ही चिल्लाने लगी, गुचेन, दरवाजा खोलो, चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। मैंने कि जो औरत जल्द ही मेरी एक्स बनने वाली है, उससे अब बात करने के लिए मेरे पास कुछ बचा भी है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि हमारे बीच अब क्या बात हो सकती है। लियू रुयान दरवाजे पर और जोर जोर से दस्तक देने लगी। वो लगातार दरवाजा पीट रही थी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी, अपना फोन उठाया और उसका कॉल काट दिया। मैंने सीधे सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज को फोन लगाया। कोई मेरे दरवाजे पर लगातार दस्तक देकर मुझे परेशान कर रहा है। मुझे 3 मिनट के अंदर यहाँ गार्ड्स की मदद चाहिए। कुछ ही देर में गार्ड्स लियू रुयान को अपने साथ ले गए और दरवाजे के बाहर फिर से शांति छा गई। रही बात इसकी कल दफ्तर में मैं उसका सामना कैसे करूंगा, तो मुझे पूरा यकीन था कि ब्रांच के बाकी सभी एम्प्लॉयज के सामने वो मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार उसके और गिबोडा के बीच जो कुछ भी हुआ था वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। अगर ये बात बाहर निकली तो उसकी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। शाम को हम तीनों दोस्तों के ग्रुप में मैसेजेस की लाइन लगी हुई थी। लियाओबिन मुझे संभालने और दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। जब हम कॉलेज के दिनों में साथ रहते थे तब भी वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था। वो किसी भी और इंसान से बेहतर जानता था कि मैं लियू रुयान से कितना प्यार करता था। इसीलिए उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं मैं इस टूटे रिश्ते से बिखर न जाऊं। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बस एक मामूली CX ही तो थी। जब उन्होंने देखा कि मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ और इमोजी भी भेज रहा हूँ तो आखिरकार उन्हें तसल्ली हुई और हमारी बातचीत खत्म हुई। मैंने फोन साइड में रखा और सो गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर मैंने रोज की तरह अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में एक जानी पहचानी परछाई मेरी डेस्क के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने नजरें उठाई तो लियू रुयान की गहरी टकटकी लगाई नजरों से मेरी आंखें मिली। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, डायरेक्टर लियू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
आसपास के लोगों की नजरें अपने ऊपर महसूस करके लियू रुयान धीमी आवाज में फुसफुसाई, बाहर चलो। लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, बल्कि मैंने अपनी आवाज थोड़ी और तेज कर ली। डायरेक्टर लियू, ये तरीका सही नहीं है ना? अभी हमारे बीच तलाक की बात चल रही है, आप बार बार मुझसे मिलने क्यों आ जाती हैं? आसपास मौजूद लोगों के देखने का नजरिया पल भर में बदल गया। लियू रुयान का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। मैंने अपनी नजरें हटाई और शांति से कहा, अगर आप नहीं चाहती कि मैं सबके सामने और कुछ बोलूं, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से तुरंत चली जाएं। मुझे लगा था कि लियू रुयान में इतनी समझ तो होगी कि वो यहीं रुक जाए। कम से कम उसके जैसे ओहदे वाली लड़की तो सबके सामने ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी आंखों में अचानक आंसू आ जाएंगे। उसने अपनी आंखें नीची की और उसकी भारी आवाज निकली, गुचेन, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? क्या मैं तुम्हें सफाई दे सकती हूँ? ठीक है। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, अभी मुझे काम करना है, इस बारे में हम छुट्टी के बाद बात करेंगे। लियू रुयान के चेहरे की उदासी तुरंत गायब हो गई। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैं दफ्तर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। आसपास के लोगों की उत्सुक नजरों को नजरअंदाज करते हुए मैं बिना कोई रिएक्शन दिए बैठा रहा। लेकिन जब मैं कुछ फाइलें लेकर खड़ा हुआ तो मैंने ध्यान दिया कि बेनिनबिंग की सीट खाली थी। मैंने सोंग जिंग्यान से पूछा कि वो कहाँ है। सोंग जिंग्यान ने उलझन भरे चेहरे से सिर उठाया। अरे, उसने तो आज एचआर डिपार्टमेंट से छुट्टी ली है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। बेनिनबिंग का स्वभाव हमेशा से ही थोड़ा बिंदास और बेफिक्र रहा था। फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइलें पहुंचाने के बाद शायद उसका काम करने का मन नहीं हुआ होगा। वापस आते वक्त मैंने अपने फोन पर एक मिस कॉल देखा। वो कंपनी के हेडक्वार्टर से आया था। मैंने तुरंत वापस कॉल मिलाया। दूसरी तरफ चेयरमैन के ऑफिस के असिस्टेंट की आवाज आई, टीम लीडर गु, मुझे चेयरमैन साहब ने आपको फोन करने के लिए कहा था। मैंने उनका पर्सनल नंबर आपको ईमेल कर दिया है। जब भी आपको वक्त मिले आप उस पर्सनल नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मैं थोड़ा हैरान होकर फोन हाथ में थामे खड़ा रहा। चेयरमैन साहब से तो मेरी मुलाकात कंपनी की एनुअल पार्टी में बस एक आध बार ही हुई थी। अब ऐसा क्या काम आ पड़ा? क्या मेरी इतनी हैसियत है कि मैं उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करूं? मैं फोन लेकर कॉरिडोर में बाहर आया। फिर भी मैंने ईमेल में दिए गए नंबर पर कॉल मिलाया। 3 बार घंटी बजने के बाद कॉल उठ गया। मैं थोड़ा नर्वस था। अभी कुछ बोलने ही वाला था कि दूसरी तरफ से चेयरमैन साहब की भारी और रोबीली हंसी सुनाई दी। गुचेन, तुम ही हो ना? मैंने फोन को थोड़ा कसकर पकड़ा। जी चेयरमैन सर, आपने मुझे याद किया? थोड़ी देर बाद वे बोले, मुझे याद है कि तुम मेरी उस नकारा बेटी के साथ यूनिवर्सिटी में एक ही बैच में थे। अभी मेरा उससे कुछ झगड़ा हो गया है। मैं यहाँ इतनी दूर बैठकर इस मामले को नहीं सुलझा पा रहा हूँ। वो इस वक्त काम करने से मना कर रही है। क्या तुम जाकर उसे थोड़ा समझा सकते हो? जब मैंने सुना कि बात ये थी तो एक तरफ तो मुझे बेनिनबिंग के लिए चेयरमैन साहब का लाड प्यार देखकर अचरज हुआ और दूसरी तरफ ये पूरा मामला मुझे बड़ा अजीब और मजाकिया लगा। लेकिन चूंकि वे मेरे सबसे बड़े बॉस थे